कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले अपना अध्याय जिसका नाम है रहस्य खुल गया। तो बच्चों, आधुनिक युग मशीनों का युग कहा जाता है। मानव ने ऐसे ऐसे यंत्रों का निर्माण किया है जिससे वह चाहे तो गुप्त रहस्यों का भी पता लगा सकता है। यह पाठ काल्पनिक होते हुए भी मानव मस्तिष्क के एक ऐसे ही अद्भुत किंतु वैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठाता है। तो आइए हम भी उस रहस्य की ओर चल पड़ते हैं। तो वंश शर्मा सेना में मेजर के पद पर कार्यरत थे। युद्ध क्षेत्र में अदम्य बहादुरी दिखाने के लिए उन्हें कई बार पुरस्कृत किया गया चुका था। उनके उत्कृष्ट यानी उनके महान कार्यों से प्रभावित होकर पिछले दिनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना पूरी करने के लिए सरकार ने उन्हें नियुक्त किया था। मेजर साहब कई दिनों से अपने सहयोगियों के साथ इस योजना को पूरा करने के लिए विचार विमर्श करने में लगे थे। पिछले 2-3 दिनों से मेजर शर्मा जो हैं बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण था कि बैठक में जो भी बातें होती वह सभी बातें दुश्मन देश के पास पहुंच जाती थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसे कैसे हो रहा है। बैठक में जितने भी फौजी अफसर भाग लेते सभी मेजर शर्मा के बहुत ही विश्वास पात्र थे। विश्वास पात्र का अर्थ होता है भरोसेमंद, अर्थात उन्हें समझ में नहीं आ रहा मेरे इतने विश्वास पात्र लोगों के बीच से गुप्त बातें कैसे दुश्मन देश तक पहुंच रही हैं। उन पर शक भी नहीं किया जा सकता था। जिस कमरे में बैठक होती उसकी सुरक्षा का भी विशेष प्रबंध किया गया था। घर आकर भी मेजर शर्मा गुमसुम से रहने लगे थे। न किसी से बोलना, न किसी से हंसी मजाक करना, हर समय इसी उधेड़-बुन में लगे रहते थे कि सूचनाएं बाहर कैसे पहुंच रही हैं। उधेड़-बुन यानी कि इसी बात को वो सोचते रहते थे। मस्तिष्क पर काफ़ी जोर देने पर भी इसका रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मेजर शर्मा का इकलौता पुत्र राकेश कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने पिता के व्यवहार में इस परिवर्तन को अनुभव कर रहा था। वह सोचता रहता कि आखिर पिताजी किस समस्या से परेशान है। अवश्य ही कोई जटिल समस्या, जटिल का अर्थ होता है कोई कठिन, जटिल समस्या रही होगी, उसने सोचा, क्योंकि इतना तो वह जानता था कि उसके पिता छोटी मोटी समस्याओं से कभी भी परेशान नहीं होते थे। उसकी इच्छा हुई कि वह उनसे इसका कारण पूछे, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डरता था कि कहीं पिताजी डांट न दे। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन राकेश ने साहस करके, हिम्मत करके अपने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी आप कुछ दिनों से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है? पहले तो मेजर शर्मा ने बात टालनी चाहिए, लेकिन राकेश के बहुत आग्रह करने पर कहा, बेटा इस समय सरकार ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। कुछ दिनों से हम अपनी बैठक में जो भी योजना बनाते हैं दुश्मन सेना को उसका पता चल जाता है और हमारी योजना निष्फल हो जाती है। निष्फल यानी कि बेकार हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी यह महत्वपूर्ण सूचनाएं दुश्मन तक कैसे पहुंचती हैं, इसीलिए मैं परेशान हूं। पिताजी की बात सुनकर राकेश भी चिंतित हो उठा। उसने पिताजी से पूछा, आप जिस कमरे में बैठक करते हैं पिछले दिनों उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है? नहीं तो, कोई विशेष बात तो नजर नहीं आ रही। नहीं, सब पहले जैसा ही है। अच्छा पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप ले चलेंगे ना? मेजर शर्मा को राकेश का इस प्रकार से अनुरोध करना अटपटा लगा, लेकिन हट करने पर वे मान गए। अब राकेश प्रतिदिन अपने पिता के साथ उनके कार्यालय जाने लगा। इतना ही नहीं, उनकी बैठकों में भी भाग लेने लगा। शुरू में तो अन्य सैनिक अधिकारियों ने इन महत्वपूर्ण बैठकों में राकेश की उपस्थिति पर आपत्ति की, पर बाद में राकेश की बातों से प्रभावित होकर तथा उसके उद्देश्य को जानकर सब उसे अपने बीच का ही एक सदस्य मानने लगे। जब सैनिक अधिकारी आपस में विचार विमर्श कर रहे होते तब राकेश कमरे की सभी वस्तुओं का बहुत गहन दृष्टि से निरीक्षण करता रहता। गहन यानी कि बहुत गंभीरता से। जब बैठक में सैन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श चल रहा होता तब वह सभी अधिकारियों के चेहरे के भावों को भी पढ़ता रहता। इस प्रकार 2 दिन बीत गए, किंतु उसे कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसे किसी पर शक भी नहीं हुआ। अचानक तीसरे दिन उसने एक विशेष बात देखी। जिस समय बैठक होती थी उसी समय कमरे में कुछ भिन्न मक्खियां ना जाने कहां से आ जाती और मेज पर रखे फूलदान पर बैठ जाती थी। इस समय जाड़े का मौसम चल रहा था और कमरे के आसपास किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं थी जिससे कि मक्खियां आती। ये सामान्य मक्खियों से कुछ भिन्न प्रकार की थी और आकार में भी थोड़ी बड़ी थी। राकेश ने अगले दिन भी इसी बात का अध्ययन किया।
अचानक उसके चेहरे पर रहस्य जानने का तेज छा गया, लेकिन वह इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहता था। आश्वस्त हो जाना यानी कि निश्चिंत हो जाना चाहता था। तो बच्चों, अगले दिन राकेश अपना जेबी ट्रांजिस्टर लेकर पिताजी के कार्यालय गया। बैठक वाले कमरे में सभी लोग विचार विमर्श में व्यस्त थे। आज राकेश एक और खड़ा हो गया था। उसने पाया कि जैसे ही मक्खियां कमरे में आई, वैसे ही ट्रांजिस्टर के डायल पर एक स्थान पर कुछ अस्पष्ट सी ध्वनियां उभरने लगी। डायल के उस स्थान पर या उसके आसपास कोई रेडियो केंद्र भी नहीं लगता था कि उसकी आवाज़ आ रही हो। उसे अपना अनुमान ठीक प्रतीत होने लगा। उस दिन बैठक समाप्त होने पर जैसे ही मक्खियां जाने लगी, राकेश ने लपक कर एक मक्खी पकड़ ली। उसने मक्खी को उलट पलट कर देखा तो हैरान हो गया। उस मक्खी के पेट वाले हिस्से पर ट्रांसमीटर का चिप चिपका हुआ था। राकेश चहक उठा और बोल पड़ा, मैंने रहस्य जान लिया। जैसे ही अधिकारियों को पता लगा कि रहस्य का पता लग गया है, वह बहुत खुश हुए। मेजर शर्मा समेत सभी अधिकारी शीघ्र यानी कि बहुत जल्दी में उस रहस्य के बारे में जानना चाह रहे थे। उन सब की उत्सुकता को देखते हुए राकेश ने मक्खी को मेज पर रखा और उसे पलट दिया। सभी ने देखा कि मक्खी के पेट पर ट्रांसमीटर का चिप लगा था। अधिकारीगण हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के रह जाना एक मुहावरा है, यानी कि आश्चर्यचकित रह गए। राकेश ने कहा, बैठक के दौरान जब मेरा ध्यान इन मक्खियों पर गया तो मैं चौंक पड़ा। मैंने सोचा कि हो ना हो, यहाँ की सूचना दुश्मन तक पहुँचाने का रहस्य इन मक्खियों में ही छिपा हुआ है। जब मैंने इनमें से एक मक्खी को पकड़कर उसका अवलोकन यानी कि उसका निरीक्षण किया, तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। राकेश ने रहस्य खोलते हुए आगे बताया, दुश्मन ने इन मक्खियों के पेट में बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर फिट कर दिए हैं। जब बैठक आरंभ होती है तो वे इन मक्खियों को इस ओर भेज देते हैं। ये मक्खियाँ दुश्मन सेना के मुख्यालय द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः कहीं और ना जाकर वे इसी कमरे में आती हैं। यहाँ आकर वे फूलदान पर बैठ जाती हैं और इनमें फिट शक्तिशाली ट्रांसमीटर के माध्यम से आपकी बातें दुश्मन तक पहुंच जाती हैं। राकेश रहस्य खोलकर चुप हो गया। वहां उपस्थित अधिकारीगण राकेश की बुद्धिमत्ता यानी कि समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। वे एक स्वर में उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे पुरस्कार दिलाने के लिए भी विचार विमर्श करने लगे। इधर राकेश को बस खुशी इस बात की हो रही थी कि उसने कैसे रहस्य का पर्दाफाश किया है जिसके कारण देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। मेजर शर्मा और अन्य अधिकारी भी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। उनकी चिंता जो मिट गई थी। तो बच्चों, देखा, सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, जिस प्रकार राकेश ने किया। आप भी इसी तरह अपनी सूझबूझ दिखाइए और अपने जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का समाधान कर डालिए। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले समाधान करते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्नों का। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, वंश शर्मा को किस लिए पुरस्कृत किया जा चुका था? वंश शर्मा को अपने अद्भुत सैनिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा चुका था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति का पहला क प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। इसमें पहला वाक्य है, वंश शर्मा किस पद पर कार्यरत थे? तो है मेजर के पद पर कार्यरत थे। क वाला सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनिएगा। ख में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य, पिछले 2-3 दिनों से मेजर शर्मा बहुत डैश दिखाई दे रहे थे, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करेंगे बच्चों आप। गौ, सही गलत का निशान लगाना है इसमें। पहला वाक्य, मेजर शर्मा को सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना पूर्ण करने के लिए नियुक्त किया था। इस पर सही का निशान लगाइए और बाकी के वाक्य पढ़कर भी सही गलत का निशान उनके आगे लगाइएगा आप स्वयं। ख में एक पाठांश दिया गया है जिसे आपने 2-3 बार पढ़ना है। इससे संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं और ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपने इसी पाठांश में से ढूंढकर स्वयं लिखने हैं। ड में आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राकेश ने अपने पिता को परेशान देखकर उनसे क्या पूछा? तो राकेश ने अपने पिता को परेशान देखकर उनसे पूछा कि क्या बात है पिताजी, आजकल आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों स्वयं दीजिएगा लिखित रूप में यहाँ पर। अब कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न है, यदि आपके समक्ष मेजर शर्मा जैसी कोई समस्या आ जाती है तो आप उसका समाधान किस प्रकार करेंगे? देखिए, आप भी इसी तरह सूझबूझ का परिचय देकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, चिंता छोड़िए और समाधान की ओर निकल पड़िए। भाषा की बात। क प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। बदलकर लिखना है इसमें। पहला वाक्य है, राकेश शर्मा सेना में मेजर पद पर कार्यरत थे। इसे वर्तमान काल में बदलना है।
तो राकेश शर्मा सेना में मेजर पद पर कार्यरत है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के काल के अनुसार आप वाक्य परिवर्तन कीजिएगा स्वयं। ख पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला है दुश्मन शब्द है जातिवाचक विशेषण भाववाचक, तो दुश्मन शब्द है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प सही है इसमें। बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनिएगा। ग में लिंग परिवर्तन करना है आपको, लिंग बताना है इसमें कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है आपका पुल्लिंग है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बाकी के शब्दों के आगे स्वयं लिखिएगा आप। विषय संवर्धक गतिविधियों में बच्चों आपको क्या करना है, कक्षा को 5-7 छात्रों के समूह में विभाजित कर ले। नीचे दिए गए विषयों में से प्रत्येक समूह एक एक विषय चुन ले। परस्पर विचार, विवाद, तर्क आदि करके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष बिंदु निकाले। तत्पश्चात अपने चुने हुए विषय का प्रत्येक समूह का या एक से अधिक प्रतिनिधि समूह के सदस्यों के विचारों को 1.5 से 2 मिनट में कक्षा के सामने बारी बारी से प्रस्तुत करें। अब प्रस्तावित विषय क्या है? पहला, कभी कभी मशीन अपने नियत प्रोग्राम से बाहर कुछ नया करने लगे तो। दूसरा, मशीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के खिलाफ उठ खड़ा हो तो क्या होगा। तीसरा, मनुष्य द्वारा बनाई गई मशीन इसके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो। चौथा, 2 वर्ष से खराब पड़ी मशीन अचानक बोल उठे तो क्या होगा। पांचवा, यदि मशीन और मानव आपस में मित्र या शत्रु हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इस पर विचार विमर्श कीजिएगा। अगला प्रश्न, शलभ और तितली में अंतर ज्ञात कीजिए और उसमें असमानताओं के 2 बिंदु लिखिए। तो ये कार्य कीजिएगा आप स्वयं। तीसरा प्रश्न, आपने किसी प्रदर्शनी का आनंद लिया होगा, अपने अनुभव पर आधारित एक ब्लॉग लिखिए। तो जरूर लिया होगा, किसी न किसी प्रदर्शनी में तो जरूर गए होंगे आप, तो इस पर ब्लॉग लिखिए कि आप कौन सी प्रदर्शनी देखने गए, आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपको वहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, और उसके बाद उसका समापन कैसे हुआ और किस तरह आप घर आए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह यह पाठ हमें समझाता है कि अपनी सूझबूझ का परिचय देकर हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बस धैर्य बनाने की ज़रूरत है, विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़िए। देखिए, आप भी अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे और जीवन में सफलता हासिल करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ कि आप इस सीख को अवश्य जीवन में अपनाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।